So D and F block elements we will cover. पिछले लेक्चर्स में हमने P ब्लॉक, S ब्लॉक इंटायरली हर ग्रुप के PYQs खत्म कर लिए और आज जो D ब्लॉक केमिस्ट्री है इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए, तो हम आज और कल 2 दिन में इसको कर पाएंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। कल संडे है बट फिर भी कल करेंगे क्लास रात में। जो अटेंड कर सकता है कर लेंगे, नहीं तो वीडियो तो उसी रात में आपके पास आ जाती है। तो आज और कल मिला के हम डी ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। डी ब्लॉक को 2 पोर्शन में बांटा हुआ है, एक KMnO4 K2Cr2O7 वाले क्वेश्चंस और अदर देन दैट जो ट्रेंड्स और उस पे क्वेश्चंस है वो अलग है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस उतने टफ नहीं है, एज यूजुअल जैसे मेंस के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है वैसे ही है। बट आपको इसमें थोड़ा सा डी ब्लॉक में बच्चों का एक चीज मैंने ये देखा है कि उनको समझ नहीं आता कि इसमें पढ़ना क्या है ना। बहुत अजीब सा लगता है, समझ नहीं आता है पढ़ना क्या है सर, ये तो क्वेश्चन क्या आएगा। चलो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, फिर उससे शायद अंदाजा लगे हमको और अच्छे से कि क्या क्या पोर्शन और अच्छे से पढ़ना होगा हमको। तो द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स वेनेडियम V2O3 एंड CRO, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है अभी पिछले पेपर्स में। तो हमको पता है कि जो वैनेडियम ऑक्साइड है +3 स्टेट पर, क्रोमियम +2 पर है, तो कोई भी मेटल +1 +2 +3 पर होता है तो वो बेसिक ही होता है, वो बेसिक ही होता है। सो दिस इज बेसिक, दिस इज बेसिक ऑक्साइड। ओके, देन नेक्स्ट इज which of the following when dissolved in water gives colored solution in nitrogen atmosphere। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रखे हैं कि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, बिकॉज ये चीज तो ऑब्जर्व्ड है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो लोअर कैटायंस होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ आते ही काफी जल्दी ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करते हैं। लाइक यू हैव सीन फेरस आयंस बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं फेरिक आयंस में। दीज ऑल आर जस्ट ऑब्जर्वेशंस। तो कलर्ड सोल्यूशन कौन देगा? तो बेटा देखो, क्यूप्रिक क्लोराइड है। क्या आपको पता है क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्युबल होता है? जी हाँ सर, सॉल्युबल होता है। और ये पानी में जाके कॉपर +2 आयंस दे देगा, और कॉपर +2 आयंस तो मजे से सॉल्युबल है, प्रॉब्लम ही क्या है। और सॉल्युबल भी है और ये ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन देता है। ये क्लास 8th 9th के बच्चे को भी पता रहता है कि कॉपर +2 जो है वो ब्लू सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ कंफ्यूजन कहाँ आना था? कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को इन 2 में आ जाए, सर यहाँ भी है कॉपर, बट ये जो है ना ये आपका क्यूप्रस है, ये आपका क्यूप्रस क्लोराइड है। एंड अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा जो क्यूप्रस क्लोराइड है वो सॉल्युबल नहीं होता है पानी में, तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन कर लेगा। AgCl सबको पता है इनसॉल्युबल। एंड जिंक क्लोराइड ये भी बहुत अच्छे से पता होता है, जिंक एकदम बिल्कुल डल होता है, कोई रंग बिरंगा होता ही नहीं है। जिंक +2 कुछ भी देख लो इसका, सब कुछ डर्टी वाइट कलर्ड रहता है। जिंक क्लोराइड भी आपका एक कलरलेस सॉल्यूशन बना के आपको देगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आगे देखा जाए, देन इस पे पता नहीं क्यों बहुत सारे क्वेश्चन आए। अभी मैंने जस्ट क्लास से पहले एक बार स्क्रॉल किया क्वेश्चंस, तो ये ऑब्जर्व किया कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। किस पे? ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इस पे। इसको मैं हर बार सॉल्व नहीं कर रहा, ये टाइम टेकिंग है, और टाइम टेकिंग तो नहीं मतलब टाइम वेस्टिंग है बोल सकता हूँ। √n × n + 2 आपको लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है,
ये जब आप क्लास 11th में एंटर करते हैं तो शुरू के 8-10 क्लासेस में ही सीख लेते हैं आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो और फिर n into n+2 बोर मैग्नेटॉन आप अप्लाई कर दीजिए, वेयर n is the number of unpaired electrons and you will get the answer. स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटेनियम, वैनेडियम और स्कैनेडियम के +3 आयंस है। हाँ, चलो एक बेसिक सी बात बता देता हूँ कि जब आप 4s2 3d5 सपोज करो मैंगनीज का आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो जब आप मैंगनीज +2 का लिखेंगे तो वो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन्स को हटाना होता है, उसके बाद जब 4s वाले हट जाए तब 3d पर जाया करते हैं। तो आप बहुत इजीली इसको कर लीजिएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप ये सभी को बन जाएगा। बोर मैग्नेटॉन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और ये सबका अगर आपको ठीक से लॉजिक समझना है कि ये सब फॉर्मूलाज आए कहाँ से हैं, बने कहाँ से, क्वांटम वाले लेक्चर्स देख लेना एक बार, तो क्वांटम की असली फील आपको आ जाएगी। यूट्यूब पे अवेलेबल है। चलिए, इन ग्राउंड स्टेट एफ ई द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये देख लो। अब इसमें भी क्या ही करना है, ठीक है, डायरेक्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और फिर आप आंसर रिपोर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटा, द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 24 आर। एटॉमिक नंबर 24 किसका? क्रोमियम का हो गया। तो वेद रूल है, वेद रूल है, आउटर ऑर्बिटल वाला पहले निकलता है। आउटर ऑर्बिटल, बाहर वाले ऑर्बिट से पहले निकलता है। रूल है, रूल है, इसमें कुछ नहीं। तो कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 4s और 3d तो ओवरलैप करते हैं। अरे वो ओवरलैपिंग वैपिंग से मत सोचो उसको, कोई ऑर्बिटल का इमेज विमेज मत बनाओ, उससे नहीं समझ है। दो दो ऑर्बिटल का साइमल्टेनियस इमेज मत बनाओ, वो सबसे है ही नहीं। वो सब कुछ मैथमेटिकल है, प्योर मैथमेटिकल है सब कुछ। और एक बार क्वांटम वाले लेक्चर्स अगर नहीं देखे होगे तो देखना, उससे समझ आएगा। सब कुछ मैथमेटिकल है, कोई इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है वहां कि ऐसा ऑर्बिटल ऐसा है फिर ये ऐसा बनाना है फिर ये ओवरलैपिंग जोन है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एकदम मैथमेटिकल है। उस एक श्रोडिंजर इक्वेशन को खोद खोद के हमने कॉन्क्लूजन्स निकाले हुए, बस उसी के साथ सब कुछ चल रहा है। सो क्रोमियम, यार क्रोमियम को देखा जाए तो क्रोमियम देखो यहाँ पे +1 दे दिया है। ना ना, कॉमन नहीं है +1। मुझे तो कोई कंपाउंड भी नहीं याद आता जो क्रोमियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत स्टेबली पाया गया हो। ये भी देखो +1, ये भी देखो +1, तो ये तीनों में +1 दे दिया गया है। तो 2 से 6 जो है वो कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर से मैं बता दूं, ये जो कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब किसी भी ऑफिशियल बुक में कहीं ऐसा डिफाइन नहीं होता है कि इसकी कॉमन क्या क्या है, ऑफिशियली क्या क्या है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहला तो ये क्वेश्चन ऐसा कोई सेंस नहीं बनता ऐसे क्वेश्चन का, बिल्कुल सेंसलेस है ये क्वेश्चन कि कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एनसीईआरटी के हवाले से आप इसका आंसर कर सकते हो, शायद उसमें कोई टेबल वेबल कहीं बना हो जहां उन्होंने कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनाया है, उसी के हवाले से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कोई खास इसमें लॉजिक वॉजिक नहीं है। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझा दो। अबे इसको समझाया नहीं जा सकता। देख इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझाऊंगा ना तो तेरी बुद्धि और हरी हो जाएगी। देख इधर देख, 4s1 3d5 तू देख रहा है क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन। अब ना, अगर ये तू वो वाले तरीके से समझेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हटा तो क्रोमियम +1 हो गया, दो हटा तो +2 हो गया, फिर देखो स्टेबल हो रही है कि नहीं कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो तुम कहाँ जाके गिरोगे।
तब तुमको ना सबसे प्यारा लगेगा क्रोमियम +1। तुमको लगेगा वाओ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो D5 हो जा रहा है, वाओ कितना सुंदर है ये। तो क्रोमियम का +1 तो कितना ही प्यारा है। इसीलिए तो 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है। मजा आ गया। ठीक है, कुछ मजा नहीं आया, सब फालतू चीज है। ठीक है, सब फालतू चीज है। इसीलिए आपने मेरे मुंह से हमेशा हर क्लास में सुन रहे होगे कि लॉजिक बताता भी हूं तो उसके पहले बोलता हूं ये फालतू लॉजिक है। तो जहां बोल रहा हूं फालतू लॉजिक है, मतलब समझ लो वो हर जगह आपका साथ नहीं देगा। वो जस्ट आपको कन्विंस करने के लिए कुछ कुछ जोड़ के बताया जा रहा है, और लोग इसके बल पे अपने सब्जेक्ट को डिफेंड करते हैं आके। अरे है तो लॉजिक, है तो लॉजिक। अबे गधा है तू जो बोल रहा है तो लॉजिक। चलो देख, देन कम्स क्रोमियम +3 के स्टेबिलिटी का रीजन CFSE से है वो एक्सप्लेन्ड। CFSE क्योंकि वो एक हमारे पास थ्योरी है ना। CFSE एक ट्रस्टेड थ्योरी है, आप कह सकते हो, जिसके पोस्टुलेट्स हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे वो T2G जब CFSE आप निकालते हो क्रोमियम के +3 के एक्वा कॉम्प्लेक्सेस की, तब वहां पे आप समझा सकते हैं। हाँ, उसके लिए लाइगेंड होने चाहिए। जी हाँ, लाइगेंड बिल्कुल होता है। जब नॉर्मली ऐसा क्रोमियम +3 आयन का बताना होता है ना, तो आप एक्वा कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होते हैं, एक्वा कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होते हैं। वो बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा मानना पड़ता है। ठीक है। सीएफटी के ड्रॉबैक्स, सीएफटी के ड्रॉबैक्स देखो ये है कि ऐसे बता सकता हूं कि वो क्या मानते हैं। वो मानते हैं कि अट्रैक्शन आयनिक है, फिर वो चार्ज वार्ज की बात करते हैं कि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। तो फिर उनके इस पोस्टुलेट के हिसाब से तो जो फ्लोराइड है, this is highly electron dense and it contains a negative charge as well. तो electrostatically तो this sounds to be more powerful, but in their spectro बोलो, अपना वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, जो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स बताते हैं, उसमें तो ये बेचारों को कोई स्थान ही नहीं मिला है। इनको तो ऐसा लात मार के किनारे कर दिया गया है। तो ये तो कहीं से फिट ही नहीं बैठ रही, फिर वो थ्योरी अजीब सी लगती है सुन के। तो वो भी कोई बहुत सच्चाई नहीं है, बट उसके बल पे हम कुछ कुछ चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, सही है, उतना मान के चलिए। अभी तक वही अवेलेबल है आपके पास। और क्योंकि आप उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े नहीं हो, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ना भी नहीं है, वो सब सुपर कंप्यूटर्स से सॉल्व होते हैं। ऐसे ऐसे मैथमेटिकल पोस्टुलेट्स होते हैं, ह्यूमंस कैन नॉट सॉल्व दोस थिंग्स। तो वो सब मैथमेटिकल जितना ज्यादा होता जाएगा उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको खत्म कर लूंगा, फिर जो एक्स्ट्रा डाउट्स आप लोगों के आते होते हैं ना, उसको मैं कर लूँ। क्योंकि चलो, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर किससे बना होता है, सीधे डायरेक्ट याद रखना है। अलॉयज अलॉयज में कहीं दिया होगा, देख लेना एनसीईआरटी में। आगे बढ़े बेटा। हाँ, जलवर जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, तो उस हिसाब से याद रखो आप। चलो बेटा, क्या आ गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, वीडियो को क्या हो गया, ठीक है। In which of the following pairs the outermost electronic configuration will be same? Again straightforward electronic configuration से question है, सबको लिखना आता है। You can check, the answer will be option B. Then the incorrect statement among the following is, अच्छा तो VOSO4 is a reducing agent, तो डाउटफुल लगता है कि रिड्यूसिंग एजेंट ये है भी या नहीं है। देखो, वैनेडियम +5 को अचीव करना चाहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स,
एंड यहाँ अगर देखा जाए, ये प्रॉपर्टी वैनेडियम की है, अगर यहाँ वैनेडियम को देखा जाए, ये ऑक्साइड -2 सल्फेट -2, तो ये +4 में है, तो ये रेड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है क्योंकि इट इज नॉट इन +5 स्टेट, +5 स्टेट में नहीं, ठीक है। तो वही बात है, आप इसको कह सकते हो इट इज अ reducing agent and hence the answer is D. Sorry, incorrect statement we have to identify. So this is a correct statement but not the answer. And then this is an amphoteric oxide, बहुत बार बता चुके हैं amphoteric की लिस्ट, उसमें chromium +3 आता है। Then Rutherfordium का, अरे ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ही होगा यार, +8 से ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने कभी सुनी नहीं हो, ठीक है, कभी सुनी नहीं होगी। तो यस, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, बट दिस इज नॉट द आंसर। और कहा आपने देखा है ये ऑक्सीडेशन नंबर +8 का, ये ऑस्मियम में देखा है ना, OSO4 यहाँ पे देखा है ना, और इसका काम भी याद है ना, कोल्ड KMnO4 वाला काम, कोल्ड KMnO4 वाला काम, सिन ग्लाइकोलाइजेशन, यस, सिन ग्लाइकोलाइजेशन करता है, वही सेम काम है, सेम मैकेनिज्म भी उसी तरह से है। चलिए, एंड देन द लास्ट इज रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट +3। ये रूबी वो भी दिया होगा यार, आप देख लेना, एनसीईआरटी में दिया होगा ये, ठीक है। ये कहाँ पे दिया होगा, ये कलर वलर या तो डी ब्लॉक के कलर वाले सेक्शन में होगा या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दिया होगा, कोऑर्डिनेशन में दिया है। ये जहां तक क्रोमियम +3 की वजह से होता है, ठीक है, क्रोमियम +3 की वजह से होता है। और शायद ये, एक बार अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना, ये शायद एल्यूमिना की लैटिस होती है ना इसमें, उसमें ये होता है ना, हाँ, हेक्सागोनल लैटिस होती है जहां तक, ठीक है, सही है ना। तो एल्यूमिना की लैटिस है। इसके साथ एक कुछ और दिया क्या, जेमस्टोन्स और कुछ दिया है क्या, रूबी और कुछ दिया है क्या, एमेरल्ड, हाँ एमेरल्ड, एमेरल्ड, ठीक है। वो था शायद कोबाल्ट +3, उसमें है कोबाल्ट +3। अच्छा हाँ, ये बच्चा बता रहा है मुझे कोऑर्डिनेशन का एक कुछ ब्रैकेट में कुछ दिया है, उस पैराग्राफ को पढ़ लेना, ठीक है, देखो वहां से क्वेश्चन आया है। सैफायर, सैफायर भी दिया हुआ है, ध्यान नहीं है मुझे। एक तो ये एमरल्ड शायद बेरिल स्ट्रक्चर होता है, बेरिल होता है, सैफायर होता है शायद बेरिल। एक बार आप उसको पढ़ लेना, वो टेबल को, ठीक है ना, मुझे याद नहीं है, पढ़ के हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। देन व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉलोइंग डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी की बात आ गई, तो डेंसिटी में तो वही है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो साइज तो छोटा होता है, साइज छोटा होना मतलब डेंसिटी बढ़ाने के लिए फेवरेबल है, साइज छोटा होना मतलब डेंसिटी बढ़ाने के लिए फेवरेबल है। और मास भी बढ़ रहा होता है, मास भी बढ़ रहा होता है, तो मास बढ़ रहा है, साइज कम हो रही है, तो ऑब्वियसली अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं नजर आ रहा, डेंसिटी बढ़ रही है और डेंसिटी बढ़ रही है, अच्छी बात है, डेंसिटी तो बढ़ रही है, बट इस इतना रेगुलर तो रहता नहीं है ट्रेंड, तो फर्दर आपको याद ही करना पड़ेगा। अच्छा देखो, क्रोमियम से फेरस से कोबाल्ट से कॉपर ये बढ़ रही है ना। हाँ, यहां तक ठीक है। थोड़ा सा ट्रेंड रेगुलर, अच्छा साइज में भी थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड था ना, ऐसा था ना साइज का ट्रेंड, ऐसा मैंगनीज तक घटता था साइज, फिर लगभग कांस्टेंट रहता था, फिर उसके बाद ऐसा बढ़ता था इधर,
निकल के बाद ऐसा था ना, निकल यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे जिंक, ये याद करो। तो इस तरह से बढ़ता था साइज। तो अब यहाँ पे साइज जो है ये जिंक का वो थोड़ी सी ज्यादा है, जिंक की साइज थोड़ी सी ज्यादा है। जिंक की डेंसिटी ज्यादा क्यों? नहीं, जिंक की डेंसिटी ज्यादा कहाँ है बेटा, जिंक की डेंसिटी कम है, साइज बड़ा है इसलिए। कॉपर तक साइज वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा, जिंक की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा क्वेश्चन है, डेंसिटी बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते नहीं है, बट आप थोड़ा साइज के हिसाब से देखें तो आंसर आ भी रहा है। क्या अगर हमें ये रेगुलर थोड़ा ऑर्डर पता होता तो आंसर आ जाता क्या इससे? यहाँ पे देखो क्रोमियम कॉपर क्रोमियम, यहाँ पे शायद जिंक होगा, ये मिसप्रिंट होगा। और यहाँ पे देखो जिंक है, फिर ये कॉपर कोबाल्ट आ जाता, बताऊं थोड़ा भी पढ़ेंगे ठीक से तो ये आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। लॉजिक भी समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, लॉजिक समझ आ रहा होगा कि नॉर्मली जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज कम होती है, बट वो निकल के बाद कॉपर और जिंक में जो है ना, वहां पे साइज थोड़ी सी इंक्रीज होती है, वहां पे साइज इंक्रीज होती है। वो आपको याद ही करना पड़ेगा टेबल को, एंड देन उसके हिसाब से हमने डेंसिटी बता दी क्या है। The next question is given below are the two statements। अच्छा हाँ, this is a good question। ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी NSCC वाले सीरीज में भी बताया था, ठीक है। Two statements, cupric metaborate is reduced। हाँ हाँ वेद, वो बात ठीक है कि RuO8 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो ऑक्सीडाइजिंग होगा ही, लेकिन ऐसा कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग होती है कौन सी नहीं होती है सब कुछ याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे में आंसर करना कि हाँ यार ये तो लग तो रहा है ना +8 में, +8 में तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। अगर उस हिसाब से वैसे फीलिंग के साथ जाना पड़ेगा आपको, आप ऐसे हर सब्सटेंस के रिएक्शन को याद नहीं कर सकते। और ऐसे भी कुछ चीजें होंगी जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है बट फिर भी कहीं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन परफॉर्म नहीं करती। लाइक आप डाइल्यूट H2SO4 ही देख लो, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देख लो तो सल्फेट का वहां भी +6 दिखता है। तो एक बार में लगता है कि यार वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए क्योंकि हाईएस्ट में बैठा हुआ है, बट ड्यू टू सम रीजंस इट डज नॉट परफॉर्म रेडॉक्स रिएक्शंस एंड दोज रीजंस आर अननोन। वही उसी तरह से यहाँ भी सोचना है। आप थोड़ा क्वेश्चन के फ्लो के साथ आगे जाए और उसके हिसाब से आंसर करें। चलिए भैया, इस क्वेश्चन को देखा जाए अगर, तो इट सेज दैट स्टेटमेंट 1, cupric colorless cupric metaborate is reduced। अच्छा, फ्लेम के बारे में पता होना चाहिए आपको, एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ल्यूमिनस फ्लेम कौन सा फ्लेम होता है भाई? रिड्यूसिंग फ्लेम को कहते हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम होता है जिसमें कार्बन के कुछ अनबर्न्ड सूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो रिड्यूसिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। इनर साइड ऑफ फ्लेम में होता है, ये ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं उसको। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बाहर वाला पोर्शन है जहां पे ऑलमोस्ट कार्बन के पार्टिकल्स कंप्लीटली कंबस्ट हो चुके हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड सिंस वी डू नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल्स, we do not have any carbon particles out there, we cannot have a reduction reactions, we cannot have reduction reactions over there. But since it is close to the atmosphere and oxygen is present and with high temperature, temperature भी high है, oxygen की surrounding में है, so it may act as oxidizing flame if required, if it may perform oxidation reactions if required, so we call it non-luminous or oxidizing flame। तो ये बेसिक जब आप फ्लेम वेम पढ़ते हो उसके टेम्परेचर जोन पढ़ते हो उसमें पढ़ते हैं, पूरा फ्लेम नहीं पढ़ने वाले, इस क्वेश्चन में इतना काम है उसको बता रहे। नाउ इस रिएक्शन को देखा जाए तो मेटाबोरेट सुनते ही कौन सा टेस्ट दिमाग में आता है भाई?
आना चाहिए सबसे पहले कौन सा, बोरैक्स बीड आया, बोरैक्स बीड। तो अब बोरैक्स बीड टेस्ट के कुछ रिएक्शंस आपको बता दे रहा हूं मैं कि यहाँ पे किधर कौन सा रिएक्शन होता है। तो ये, तो देखो आप ये यही देखते हुए समझ में आ गया ना बेटा, ये कलरलेस क्यूप्रिक मेटाबोरेट बोला तो यही गलत बात हो गई ना, क्योंकि क्यूप्रिक मेटाबोरेट तो ब्लू कलर्ड होगा, कलरलेस कहां से हो जाए। तो वहीं पे बात गलत हो चुकी है, पता होना चाहिए ये रिएक्शन। रिड्यूस टू क्यूप्रस मेटाबोरेट इन ल्यूमिनस फ्लेम, क्या ये रिड्यूस होगा क्यूप्रस मेटाबोरेट में? जी हाँ, हो जाएगा, क्यूप्रस मेटाबोरेट में रिड्यूस तो हो जाएगा क्यूप्रिक क्यूप्रस में, क्योंकि रिड्यूसिंग फ्लेम है। बट ये स्टेटमेंट गलत इसलिए कहूंगा बिकॉज क्यूप्रिक मेटाबोरेट इज नॉट कलरलेस, इस बेसिस पे कहेंगे। रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। जो आपका बीड होता है ना, वो बीड आपको पता है क्या है? सोडियम मेटाबोरेट होती है उसमें, नॉन ल्यूमिनस बोला है, ल्यूमिनस बोला है ना बेटा, देखो ना ऊपर, इन ल्यूमिनस फ्लेम बोला है सेकंड में। सेकंड तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, आते हैं ना सेकंड। ये है सोडियम बोरेट प्लस B2O3 मेटाबोरेट आई मीन, एंड Na, ये B2O3, ये आपकी बीड है। अब आपने क्या किया, जैसे कॉपर लिया, तो जो कॉपर ऑक्साइड जो आपके पास है, वो कॉपर ऑक्साइड ने इसके साथ रिएक्ट किया B2O3 के साथ, B2O3 के साथ, और इसने बना लिया क्या, इसने बना लिया कॉपर का मेटाबोरेट। कॉपर ऑक्साइड मैंने क्यूप्रिक आयन को दर्शाने के लिए लिया है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं। एंड BO2 होल ट्वाइस, आपके पास बना क्या, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, जो कि ब्लू कलर्ड का है। और यहां पे ना एक और रिएक्शन पॉसिबल है, एक और रिएक्शन पॉसिबल है, ऑर्थोबोरेट भी बनता है, ठीक है, एडवांस के लिए जरूरी है ये सब। ऑर्थोबोरेट भी बनता है, मतलब अगर आप कॉपर ऑक्साइड को B2O3 के साथ हीट कर रहे होते हैं, सो ऑर्थोबोरेट भी बनता है जब वो मिलते हैं साथ में। एंड ऑर्थोबोरेट मतलब आपको पता चल गया ऑर्थोबोरेट क्या, इट इज सिंपली BO3 3 माइनस, ओके, BO3 3 माइनस। लेकिन सिंस आपके पास सोडियम एटम भी वहां होता है ना, तो ऐसा कुछ ऑर्थोबोरेट बनता है NaCuBO3, अब 3 माइनस और +2 और Na प्लस, ये इस तरह से कवर। तो आपके पास कॉपर सोडियम ऑर्थोबोरेट भी बनता है, ठीक है। बट ये रिएक्शन लेस डिस्कस्ड होता है, जो मेजर अमाउंट में है वो ये बनता है। अब हम कहाँ लेकर जाएंगे इसको, हम इसको लेकर जाएंगे फ्लेम में, एंड दैट ऑन रिड्यूसिंग फ्लेम पर लेकर जाएंगे, और रिड्यूसिंग फ्लेम में देखते हैं क्या होता है। ये तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम था, जब रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जाएंगे, सो रिड्यूसिंग फ्लेम दैट इज ल्यूमिनस फ्लेम, तो जो क्यूप्रिक मेटाबोरेट है CuBO2 होल ट्वाइस, जब ये कार्बन के साथ, हाँ बिल्कुल वो भी ब्लू कलर, वो भी ब्लू कलर, ऑर्थोबोरेट भी ब्लू कलर, जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स, इट विल रिड्यूस फॉर श्योर। तो ये हो जाएगा क्यूप्रस मेटाबोरेट CuBO2। और क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम्स में कलर अलग अलग आते हैं, बिल्कुल आते हैं, अलग अलग आते हैं, वो टेबल भी है, वो आपको याद भी करनी होती है। बट उतना मैं नहीं कहता कि आप एक एक हर आयन का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के कलर, रिड्यूसिंग फ्लेम के कलर याद करो, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है, बट आती है, अलग आती है। क्यों कलर अलग आती है, क्योंकि देखो कभी कभी सब्सटेंसेस डिफरेंट बन जाते हैं फ्लेम्स में, फ्लेम्स में सब्सटेंसेस डिफरेंट बनते हैं। जैसे रिड्यूसिंग फ्लेम में अगर आप उसको लेकर जा रहे हो, तो देखो आप खुद ही सब्सटेंस चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, सब्सटेंस ही चेंज हो जा रहा है। वहां तो कुछ और बन रहा था, वहां आपका ऑर्थोबोरेट बन रहा था, या फिर क्यूप्रिक मेटाबोरेट बन रहा था,
लेकिन रिड्यूसिंग इसके इसके पीछे का रीजन, लेकिन रिड्यूसिंग फ्लेम में सब्सटेंसेस ही अलग बन जा रहे हैं, वही कॉपर +2 आयन कुछ और बन जा रहा है. So this could be the reason why we get to see different colors. कॉपर का कलर हॉट रिड्यूसिंग फ्लेम में कलरलेस दिया है, हाँ मैं बता रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ. सो दिस इज, और साथ में क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, रिड्यूसिंग फ्लेम में. एंड देन सोडियम बोरेट भी था यहाँ पे, तो ये रहेगा, ये उसी तरह पड़ा रहेगा, ये उसी तरह पड़ा रहेगा, इसका कुछ नहीं. अभी हीट कर रहे हो तो हो सकता है बोरैक्स में कन्वर्ट हो जाए, Na2B4 हो सकता है, ये बोरैक्स में कन्वर्ट हो जाए, यस हो सकता है, ठीक है. और भी कोई रिएक्शन पॉसिबल है? जी हाँ, एक अच्छी रिएक्शन बता रहा हूँ. ये जो क्यूप्रस में रिड्यूस हुआ है ना, हो सकता है वो सीधे सीधे कॉपर में रिड्यूस हो जाए और वो बीड को ना एक रेड कलर दे देता है, और ये जो रेड कलर है ना वो थोड़ा डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से जो आपका बीड है, जब आप परफॉर्म करोगे टेस्ट तो आपको रेडिश दिखाई देता है. तो आपको मैं रिएक्शन भी बता देता हूँ. यस, ये सीधे यही चीज ना रिड्यूस होकर किस में जा सकती है, कॉपर में भी जा सकती है और CO निकल सकता है. तो दिस प्रोवाइड ना रेड कलर टू द बीड, दिस प्रोवाइड रेड कलर टू द बीड, ये बीड को रेड कलर दे रहा है, इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द बीड. तो रिड्यूसिंग फ्लेम में इस तरह से कुछ हो सकता है. सो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, इस तरह से हम बात कर सकते हैं. चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये मैंने पहले रिएक्शन की थोड़ी डिटेल आपको बता दी. Then cuprous metaborate is obtained by heating boric anhydride and copper sulfate in a non-luminous flame. अच्छा, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में कॉपर सल्फेट और बोरिक एनहाइड्राइड को हीट किया जा रहा है. अच्छा, कॉपर सल्फेट की हीटिंग से क्या होता है, सबको पता है सर, कॉपर ऑक्साइड बनता है और आपका SO3 निकलता है. अब SO3 ठीक है, बहुत हाई है टेम्परेचर, तो SO2 में भी जा सकता है, SO2 + ½ O2. बट और क्या बोल रहा है, क्यूप्रस मेटाबोरेट इज ऑब्टेन्ड. अब जब ये रिएक्शन करेंगे, जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या लगता है आपको, ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में कभी ये जो कॉपर +2 है, कॉपर +2 है, कॉपर नहीं बनेगा भाई, गलत हो गया, कॉपर +2 है, क्या वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कभी वो क्यूप्रस में कन्वर्ट हो सकता है? नेवर, नेवर, क्यूप्रस में कन्वर्ट नहीं हो सकता वो, एंड हेंस इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो करेक्ट आंसर शुड बी बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, both statements A and B are false. This is the answer. Okay, ठीक है. वो कॉपर का जो कलर अलग अलग लिखा हुआ है ना, उस पे मैं भी बात कर लूंगा, क्लास के बाद याद दिलाना, मैं बता दूंगा क्यों लिखा हुआ है अलग अलग कलर, उससे कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे मैंने ऑक्साइड लिया तो कुछ बना है, कुछ और सब्सटेंस लोगे कुछ बनेगा, डिस्कस करके बता रहा. चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द मेजर कंपोनेंट इन गन मेटल, फैक्ट है देख लेना, Cu, Sn और Zn है. ओके, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट शोज पॉजिटिव वैल्यू विथ, पॉजिटिव वैल्यू किसके साथ दिखाती है, तो पॉजिटिव वैल्यू ये दिखाती है विथ, सबको याद है यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पे आते हैं आपके, किस पे, कॉपर. यू नो दैट कॉपर से कॉपर +2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -0.34, सो +2 से दिस विल बी +3.4, ये आपको पता. और थोड़ा सा आप M2+M इसकी ना, वो जो टेबल दिया हुआ है NCERT में, एक बार उसकी वैल्यूज को गो थ्रू कर लेना. NCERT का जो टेबल में जो डेटा दिया हुआ है, वो डेटा को आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है. कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं उसमें से एक डिस्कस कर दे रहा हूँ. जैसे देखो Fe+2 Fe+3, मैं ये डिस्कस कर दे रहा हूँ. अच्छा बताओ बेटा, इसकी E डिग्री क्या लगती है, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव?
ई डिग्री क्या लगती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो मैं फिर वही बता रहा हूँ, एक बच्चे को बता रहा हूँ मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जाते हैं। देखो आया मेरे पास दो आंसर्स आ गए पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जाते हैं। 4s2 क्या 4s 3d6 ये कॉन्फ़िगरेशन है, 4s0 3d6। अब क्या लगता है कि हाँ यार एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s0 3d5 हो जाएगा, 4s0 3d5। तो सर ये तो बहुत आसान प्रोसेस है सर, सर ये तो स्पॉन्टेनियस लगता है ना, ऐसे ही लगता है ना देख के। अब जाओ एक बार एनसीईआरटी की अगर कोई रख लो तो डेटा देखो और मेरे को वैल्यू बताओ। पॉजिटिव तो नहीं दी है, अरे नहीं होती पॉजिटिव भाई, आप देखो एक बार, यू विल बी सरप्राइज्ड, यस यू विल बी सरप्राइज्ड, इट्स -0.77। ये लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बलबूते पे चलने वालों, ये देख लो, है ना। ऐसी चीजों को मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, एक बार डेटा को देख लीजिएगा। जी हाँ, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आप एक सर्टेन ऐसा 3D सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो फैक्टर है ना, जेड इफेक्टिव वाला, वो थोड़ा डोमिनेंट है, बिकॉज यू आर जस्ट टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन। तो अगर जेड इफेक्टिव बहुत पावरफुल हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर डज नॉट ऑपरेट्स। और वो जो मिडिल से, शायद एक बार मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, बट बीच के इधर के 3 एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू शो करें, बट इधर के जो 3 एलिमेंट्स हैं ये तो श्योरली नेगेटिव वैल्यूज शो करते हैं, नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं। हाँ बट एक अच्छी बात यह है कि आयरन का जो है वो सबसे लेस नेगेटिव होगा, वो डेटा एक बार देख लेना आप। आयरन जो है वो सबसे लेस नेगेटिव होगा, क्योंकि हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अच्छा लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, D5 के मजे ले रहा है। बट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसकी वजह से वो उसको अलाउ नहीं करेगा कि स्पॉन्टेनियस हो जाए ये प्रोसेस। ध्यान रखना, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग करते हैं। चलो आगे बढ़ जाता हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू इस बात को आपको रिमाइंड करा, आगे बढ़ता हूँ। द सेट दैट कंटेन्स ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बकवास क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल देख लो, कोई जुगाड़ बना लो, याद कर लो, जो करना है कर लो। आगे बढ़ता हूँ, ये सब चीजों को मैं, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं कि आपको मैं निमोनिक बनाऊं और ये करूं वो करूं, है ना, तो वो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। हाँ, सो कंसिडर द फॉलोइंग हाइड्रेटेड आयंस ऑफ दिस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अगेन देखो वही, पता नहीं बड़ा प्यार है इनको n×n+2 बोर मैग्नेटॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाने से, उसी को अलग अलग रूप में पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कर लीजिएगा आप लोग, आंसर ए दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग लीस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन याद है बेटा क्या, किस पे डिपेंड करता है ना, ये पहला क्वेश्चन आया ना इस पे। तो enthalpy of atomization is something we can have a chat on. Okay, number of unpaired electron, actually it depends upon the metallic bonding ना present, कितना बढ़िया metallic bonding उसमें हो रही है, and metallic bonding is somewhat related with how many unpaired electrons it have, तो उस हिसाब से आप आंसर करना। बट आप अगर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का एक बार डेटा भी नजर मार लोगे तो आपके पास एक ठीक ठाक फील आ जाएगी कि हाँ यार ठीक ऐसा चल रहा है। यू डोंट नीड टू जस्ट मेमोराइज ईच एंड एवरी डेटा ऑफ एटोमाइजेशन, अगर बुक में मेरे पास है आसपास नहीं तो मैं बता देता हूँ, वैसे बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एटोमाइजेशन के डेटा को ध्यान रखें, जैसे जिंक एलिमेंट है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना के बराबर है, ना के बराबर क्या, जीरो ही,
तो उनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। हाँ, वैल्यूज दी हुई है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं। जिंक की 130 है किलो जूल पर मोल में बता रहा हूँ। वैनेडियम वैनेडियम ये वैल्यूज किसकी दी हुई है, देख लेना यार, वैल्यूज कहीं कहीं दी हुई। इसका क्या लॉजिक है? एनसीईआरटी में ग्राफ में सिर्फ फ्री हैंड जैसा कर दिया है विदाउट प्लॉटिंग। किस चीज का फ्री हैंड जैसा कर दिया है? एटोमाइजेशन का। अच्छा, एटोमाइजेशन का फ्री हैंड कर दिया। कोई बात नहीं, तो नहीं, जरूरत नहीं है फिर डेटा पढ़ने की उसकी, ठीक है, छोड़ दो, डेटा वेटा जरूरत नहीं है। इसके पीछे लॉजिक देखो यही है कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में करते क्या है, क्या प्रोसेस अंडरगो करा रहे होते हैं, क्या कराते हैं, सॉलिड को एक्चुअली गैसियस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, यही तो कर रहे हैं और क्या। तो इसमें जो सॉलिड के अंदर बॉन्डिंग हो रही होगी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा इसको। जैसे लैटिस एनर्जी होती है तब आपके पास दो आयंस होते हैं तो आप आयनिक बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं, कुछ उसी तरह सोचो। यहाँ पे आपको सॉलिड के अंदर जो बॉन्ड होगा वो तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो सॉलिड के अंदर क्या बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड है। अब मेटालिक बॉन्ड की भी कोई खास सर पैर तो है नहीं, है ना, सच्चाई बता रहे हैं, कोई खास सर पैर तो है नहीं मेटालिक बॉन्ड की। बस कह दिया जाता है कि देखो इलेक्ट्रॉन है, फ्री है। अब जितने फ्री हैं उतना ज्यादा नेगेटिव सी है इलेक्ट्रॉन्स का, और जितना नेगेटिव सी प्रेजेंट है उतना बेहतर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिव आयंस and the negative C of electron. And we say that more is the number of unpaired electron, more is the probability of that electron leaving that atom. तो छोड़ के इधर उधर जाएगा तो फिर वही आवारा सी बनेगा, हो गया, बस वही है, उसी लॉजिक से है और क्या। ठीक है, तो आंसर इज जिंक। लेट्स मूव अहेड। S8 होता है, S8। The value of calculated spin only magnetic moment in Bohr magneton, all the transition highest value, हाईएस्ट वैल्यू 5 एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो देख लेना 5 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। 5 होंगे तो अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 लगा लेना, फिर वही चीज पूछा है। देन द डिफरेंस इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 2। ठीक है, हाई स्पिन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आप वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन लग रहा है ये एक्चुअल में, है ना, नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन डी दिया हुआ आंसर, मैं इसी को डिस्कस कर देता हूँ, एक एक को लेके नहीं जा। तो कॉपर कोबाल्ट +2, कोबाल्ट अपना हो गया एटॉमिक नंबर 27, 27 + 2 मतलब ये हो गया S0D7। तो D7 में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, तो D7 1 2 3 4 5 6 7। D7 का हमें चाहिए हाई स्पिन, तो हाई स्पिन तो ऐसा ही रहेगा, और फिर इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, हाई स्पिन ऐसा ही रहेगा कोबाल्ट का +2। और जब इसी कोबाल्ट के +2 में लो स्पिन होगी तो पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल आयन इन इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन।
तो कोबाल्ट का जब +2 है तो ऐसा है, अभी सी का कोबाल्ट का लो स्पिन करेंगे तो पेयरिंग करा दोगे और क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 पेयरिंग कराओगे। अरे यार तो D2 तो अवेलेबल हो नहीं रहा है कोबाल्ट में, गलत आंसर दिया है क्या? D2 तो अवेलेबल हो नहीं रहा है, तो कहां से ये बनेगा? D2sp3 तो हो नहीं रहा है, ये तो इस लॉजिक से गलत समझ में आता है। बट हाँ, अगर हम देखें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो डिफरेंस इज 2। बट अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट को बनाना है, नहीं वो तो जाता है, वो तो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट सेल में जाता है ये वाला इलेक्ट्रॉन, वो आगे वाले में। बट कोबाल्ट का ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स याद नहीं आता वो करता हुआ। वो वो चीज ना जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है। कोबाल्ट का तो मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं ध्यान आता जहां पे वो इलेक्ट्रॉन को हम वहां कुदा रहे हो फॉर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। आप लोगों को कुछ याद आता है तो बता दो, मुझे नहीं ध्यान आता कोई कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का जिसको आप इलेक्ट्रॉन कुदा के वो D2sp3 प्रोवाइड कराओ। वो तो नॉर्मल ये अमोनियाकल कॉम्प्लेक्स से एक ध्यान आता है कॉपर का, यहाँ पे आपको वो चीज देखने को मिलती है, या फिर कॉपर+2 का, या फिर कॉपर+2 का आ, कोई और कॉम्प्लेक्स हो। बट अब हमें सब कुछ तो याद नहीं रह सकता अभी, तो कोबाल्ट का भी पॉसिबल है कि कुछ हो ऐसा जहां पे आप sp3 D2sp3 पा रहे हो। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स है क्या, CONH3 6+2? दिस इज, हाँ दिस इज अ लो स्पिन, दिस इज, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये है, दिस इज लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल बोल सकते, दिस इज लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। हाँ कोबाल्ट, ये कॉम्प्लेक्स याद आया, ठीक है, फेमस कॉम्प्लेक्स से याद आना चाहिए था, मुझे नहीं आया था। सो दिस इज CONH3 2। तो यहाँ पे आप इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं, हाइयर कौन से ऑर्बिटल में कराते हैं? हाइयर ऑर्बिटल में यहाँ पे आप करा रहे होते हैं इसको। ये 4s खाली पड़ा हुआ है, 4p खाली पड़ा हुआ है, एंड देन 4d इधर आपके पास पड़ा हुआ है, तो 4d में आप जंप कराते हो, सो दैट यू माइट गेट D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट। देन द पेयर ऑफ आयंस, क्वेश्चन बोल रहा है द पेयर ऑफ मेटल आयंस दैट गिव अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस। देखो फिर वही चीज पूछ रहे हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो अगेन वही आंसर है, वही n×n+2 से देखता हूँ, वेट जा रहा हूँ, बस पुराना पिछला क्वेश्चन देख रहा हूँ, फिर Mn+1 पे भी चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेंगे। The statement that is incorrect about the interstitial compound, interstitial compound बहुत बेसिक सी बातें, जब छोटे छोटे एटम्स ट्रैप हो जाएं लैटिस की कहीं वॉइड्स में, तब आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं, मेटालिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, सभी मेटालिक प्रॉपर्टीज उनकी बढ़ती हुई देखने को मिलती है, इनर्ट हो जाते हैं, रिएक्ट विएक्ट नहीं करते किसी के साथ, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये आप बस स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स याद कर लो, इसको कोई एटम्स के लॉजिक वॉजिक से ज्यादा सोचने की कोशिश ना करें। सो दे आर वेरी हार्ड, यस दे आर मेटेलिक कंडक्टिविटी हाँ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल होता है, केमिकली रिएक्टिव नहीं है भाई, अनरिएक्टिव होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर, अच्छा ये फर्स्ट आयोनाइजेशन है ना, इंथैल्पी का भी ऑर्डर एक्सेप्शन है ना भाई, इसमें बहुत सारे
लेकिन थोड़ा सा उसके पीछे का लॉजिक क्या, मतलब ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ आपको। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे आता है? हाँ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो एक बार इसको मैं ना डेटा देख के आपको समझाता हूँ। इस कैनेडियम, अच्छा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, देखो देखो मैं अभी समझाता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने की, इसको भूल जाते हैं बोल रहे हो। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली कम होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, बढ़नी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाए। तो पहले हम नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड वर्जन है वो लिख लेते हैं, कैनेडियम कैनेडियम टाइटेनियम, फिर वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, एंड देन आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। अच्छा, तीन से ज्यादा एलिमेंट सीधा सीधा इंक्रीज भी नहीं दिखाते इसमें, तो सही बात है यार, ये अजीब है थोड़ा सा। यहाँ पे आप थोड़ा सा, ये वैनेडियम के पास एक्सेप्शन आता है जहां तक याद आ रहा है, ये देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, और फिर ये आयरन कोबाल्ट वगैरह के पास जाके यहाँ पे एक एक्सेप्शन, ऐसा लिख के 2 मार्क कर लो। इसके पीछे का छोटा मोटा लॉजिक आपको बताता हूँ। वैनिटी यहाँ पे ना एक्सचेंज एनर्जी का बहुत गहरा रोल है, एक्सचेंज एनर्जी का जो कि रिलीज होती है। एक्सेप्शन कुछ ऐसा है कि ये बढ़ता है बट यहाँ टाइटेनियम ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। देन फिर क्रोमियम, एक्सचेंज एनर्जी कहाँ डोमिनेट कर दे रहा है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और इसी वजह से ये काफी एक्सेप्शनल सा लगता है। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी कैसे हो रहा है सर? तो अगर अपन याद देखें, वैनेडियम को देखें, तो वैनेडियम इज एक्चुअली 3d3, ओके, दिस इज 3d3 4s2। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपको मैं V+1 के बारे में बताऊं, तो V+1 का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, तो हम उसको लिखते वक्त ऐसा लिखने को जरूर लिख सकते हैं 4s1 3d3। क्या ये सही है? ये बताओ, क्या ये सही है? ये गलत है ना जी, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की ओर ट्रांसफर हो जाता है, सब फैक्ट है, पता होना चाहिए। तो अंदर की ओर ट्रांसफर हो जाने की वजह से ना ये एक्सचेंज एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेट थोड़ा कर जा रहा है, बिकॉज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मोर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आर देयर फॉर इंटरचेंजिंग द पोजीशंस एंड ऑल दो स्टफ्स, तो इस वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैनेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एनर्जी दी है, एनर्जी दी है, तो उसके बाद फिर आप आपके साथ ही साथ जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एक एक्सचेंज एनर्जी रिलीज भी हो गई, तो नेट आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जा रही है, तो इस वजह से यहाँ देखो थोड़ा कम आ रहा है। तो इस तरह से याद रखोगे वैनेडियम को। हाँ, अब वैसे तो टीएल के 5 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, अच्छा टीआई के, हाँ हो सकते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं होते। इस एक्सेप्शन को समझा सकते हैं बस थोड़ा सा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, ये सब उतने खास लॉजिक आपको काम नहीं आएंगे, इसीलिए जेई एडवांस भी आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा जेई एडवांस आपसे इनऑर्गेनिक में रीजंस पूछे, देखा है आपने? नहीं देखा होगा। आप देखना पेपर, ध्यान से देखना जेई एडवांस के पेपर्स को देखना, दे डोंट आस्क रीजंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। और कोई बहुत ही अगर रूल ही है, एकदम अच्छा सा कोई लॉ है जो 99% केसेस में सही बैठता है, तो फिर उसका रीजन अलग बात है। बोलने को तो हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत ही अच्छा लॉ है, लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस हैं, वो तो रहेंगे ही, है ना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होने लगता है बेटा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि जैसे Fe+ बनता है ना, तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होने लग जा रहे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होने लग जा रहे होंगे। तो यहाँ पे वो जो एक्सचेंज एनर्जी है ना, एक्सचेंज एनर्जी घट रही होगी ये कोबाल्ट वोबाल्ट में, उसी वजह से यहाँ पे आयरन थोड़ा ज्यादा आ जाता है। यहाँ पे वो वाला फैक्टर डिपेंड कर रहा है, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको ऐसे याद रखना है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में आंसर करने के लिए दिस इज द करेक्ट आंसर, टाइटेनियम देन मैंगनीज। टाइटेनियम से बड़ा मैंगनीज तो क्लियर कट समझ आ रहा है होगा ही, काफी दूर है क्योंकि, उससे बड़ा निकल और उससे बड़ा जिंक। ये ठीक है यार, ये दूर दूर के एलिमेंट्स पूछा है, इसमें तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दूर दूर के एलिमेंट्स ही पूछा है, मैंने पूरा ये आपको सीरीज बता दिया 3D वाला, इन्होंने दूर दूर के पूछे हैं तो बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, नहीं जाता है, Ti+1 में नहीं जाता है। The gemstone ruby has Cr+3 octahedral sites of beryl. Incorrect statement. Yes, this is the incorrect statement. Fact from NCERT. अभी हमने बात की, उस टेबल को आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। The color of cobalt chloroammonia complex is violet as it absorbs the yellow light. अब देखो, अच्छा ये वाला भी करवाया था। अब देखो येलो लाइट, अब देखो हमको नहीं पता यहाँ येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं, ये नहीं प्रेडिक्ट हो जाएगा। बहुत बच्चे इसमें सर पकड़ के बैठे रहते हैं, सर क्या उसमें हमको याद करें कि वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा। अबे नहीं करना है यार, ठीक है। तो दिया है येलो एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप मान लो कर रहा है। क्या येलो का कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट है? हाँ है, तो चलो ठीक है, सही होगा। ऐसे ही जाना है इन क्वेश्चंस में। देन स्पिन ओनली मैग्नेटिक से तो मैं पागल हो गया भाई, हाँ सही मान लेता हूँ भाई तेरे को। स्पिन ओनली मैग्नेटिक फॉर दिस, ले भाई तेरे को भी सही मान लेता हूँ, ठीक है। तो यही है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी येलो को भी सही मान लो, ठीक है, येलो का भी सही मान लो, और ये भी है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बता सकते हैं फिर ऐसे। द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडाई, किस बेसिस पे कर रहे हैं यार, मैंगनीज और आरी, टाइटेनियम और हाफनियम, कैनेडियम निकल, ये तो नहीं, मॉलिबेडम और ये है क्या, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आ जाएगा क्या, है ना, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आ जाएगा। ये 4D 5D दिख रहे हैं ना, 4D 5D एलिमेंट्स हो गई। सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से वी कैन से कि दे आर सिमिलर साइज। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या समझा है, सभी को पता होता है, तो बोर्ड वाले बच्चों को भी पता रहता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसका टॉपिक 2 मजा आएगा थोड़ा यार, इसको ना कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि टॉपिक 2 में थोड़े रिएक्शंस ज्यादा आएंगे और वो अच्छा पोर्शन। टॉपिक 1 इसका थोड़ा सा ऐसे ही था, इंफॉर्मेटिव, बट ठीक है, काफी कुछ हमने याद किया, कुछ हो सकता है नया भी सीखा हो। ओके, चलो ठीक है।